चलिए नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। जय हिंद जय भारत। देखिए आज हम हिस्ट्री में बात करने वाले हैं अंग्रेजों से मैसूर के क्या संबंध रहे थे। क्लियर है? तो अंग्रेजों के मैसूर से संबंध को अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने एक ही नीति अपनाई थी कि पहले आप घुस जाओ अंदर इनके और फिर बाद में जाके आपस में इनको लड़वा देंगे और लड़वाने के बाद में हम इनके क्षेत्रों पर शासन कर लेंगे। उनकी एक नीति थी, क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से वो आए थे। किसके हिसाब से? पॉलिसी के हिसाब से आपके देश में आए थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा हम लोगों को परेशान किया था। जैसे कि और भी आए थे भारत में विदेशों से, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जो परेशान किया है वो अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने। देखिए अभी तक हम लोग बंगाल का मैटर पढ़ चुके हैं कि बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि उस समय बंगाल का एक स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां हुआ करता था। बाद में जाके मुर्शीद कुली खां का ही दामाद सुजाउद्दीन हुआ। सुजाउद्दीन का बेटा ही बड़ा वाला, मैंने बताया था, सरफराज खान हुआ था। सरफराज खान गिरिया का एक युद्ध हुआ था जो कि बिहार में पड़ता है, उसमें जाके परास्त हो गया था। बाद में जाकर आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर बंगाल में अलीवर्दी खां का शासन हो गया था। अलीवर्दी खां का शासन के बाद उसी का एक दामाद आया था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ में। किसके? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के साथ में प्लासी का युद्ध हुआ था। यहां से अंग्रेजों ने अपनी नींव डालना प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ था? 1760 में बॉन्डीवॉस का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? 1760 में बॉन्डीवॉस का युद्ध हुआ था। ये फ्रांस के बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में हुआ था। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीतने के एवज में क्या किया? बक्सर का युद्ध लड़ा और बक्सर का युद्ध भी इन्होंने जीत लिया। बात करते हैं अंग्रेजों से मैसूर के क्या रिलेशन रहे थे। 18वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं मैं आपको। कब की बता रहा हूं? 18वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में, कौन से वाले भारत में? दक्षिण भारत में। अब जरा दक्षिण भारत देखो बेटा। दक्षिण भारत में धीरे धीरे स्वतंत्र राज्यों का उदय होना चालू हो गया था। मतलब हैदराबाद जो कि एक स्वतंत्र क्षेत्र बन गया था। और हैदराबाद आप समझते हो ना, हैदराबाद में निजाम लोग रहते थे। कौन रहते थे? निजाम लोग। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में अब धीरे धीरे नए नए राजवंशों का उदय होना चालू हो गया। और उदय का तात्पर्य यहां पर स्वतंत्र हो गया। अब वो स्वतंत्र होना चालू हो गए। क्लियर है? इसी में अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो मैसूर नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था। मैसूर में दो सेनापति रहा करते थे। एक का नाम था नंजाराम और एक का नाम था देवराज, जो कि मैसूर में उस समय सेनापति हुआ करते थे। वहां का एक हिंदू राजा था चिक्का कृष्ण राव। नाम क्या था उसका? चिक्का कृष्ण राव। वहां का हिंदू राजा था। तो हिंदू राजा के दरबार में ये सेनापति के रूप में रहते थे नंजाराम और देवराज। नाम क्या था उनका? एक का नाम नंजाराम था और एक का नाम था देवराज। ये दोनों सेनापति हुआ करते थे। ये किसके दरबार में रहते थे? तो राजा चिक्का कृष्ण राव के में। चिक्का कृष्ण राव के में। ठीक है? ये चिक्का कृष्ण राव के दरबार में रहते थे ये नंजाराम और कौन? देवराज। ये दोनों रहते थे। 18वीं शताब्दी की मैं आपको बात बता रहा हूं। दक्षिण भारत में नए राजवंशों का उदय होना चालू हो गया। हैदराबाद खुद एक स्वतंत्र बन गया, निजामों के अंडर में आ गया। इसी प्रकार से मैसूर भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया। लेकिन उस समय हिंदुओं का एक राजा था चिक्का कृष्ण राव। चिक्का कृष्ण राव के दरबार में नंजाराम और देवराज नाम के दो सेनापति रहते थे। नंजाराम और देवराज इतने कुशल व्यक्ति हुआ करते थे कि चिक्का कृष्ण राव को उन्होंने कठपुतली बना लिया था। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो राजा था ना वहां का, मतलब मैसूर का जो राजा था चिक्का कृष्ण राव, वो एक कठपुतली के रूप में काम करता था। इन सेनापतियों की आ जाओ कठपुतली के रूप में काम करता था। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए बाद में जाकर जब नंजाराम और देवराज ने शासन संभाला तो वहां की जनता चिक्का कृष्ण राव से बोलने लगी कि देखो देखो ये राजा को,
ये नाम मात्र का राजा है। देखो शासन कोई कर रहा है और जो राजा बना है, क्या मतलब का राजा बना है, क्लियर है। बाद में जाकर क्या हुआ, इसी मैसूर की अगर हम चर्चा करें तो मैसूर पर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो कि साधारण परिवार में जन्मा था, जिसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था, हैदर अली। अगर हम हैदर अली की बात करें तो 1721 में हैदर अली का जन्म हुआ था। एक साधारण से परिवार में उसका जन्म हुआ। आपको पता होना चाहिए बचपन से कोई भी स्कूल में इसका दाखला नहीं हुआ, तो दाखला नहीं हुआ तो शुरू से ही ये पढ़ने लिखने में अयोग्य था, शिक्षित नहीं था, अशिक्षित था। कौन, क्या नाम है उसका, तो हैदर अली। वो आपको पता होना चाहिए तो बचपन से ही किसी स्कूल में उसका दाखला नहीं हुआ, तो इस प्रकार से वो अशिक्षित था। नाम क्या था, हैदर अली। नाम उसका क्या था, हैदर अली। तो हैदर अली का जन्म कब हुआ था, 1721 में, क्लियर है। हैदर अली का जन्म हुआ, बचपन से कोई स्कूल नहीं देखा उसने, लेकिन आपको मैं बता दूं इतना शक्तिशाली कुशाग्र बुद्धि थी इसके अंदर। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धि थी, और बुद्धि का और कुशाग्र का तो इतना धनी था कि किसी काम को ये करने बैठ जाता तो उसको जब तक नहीं रुकता तब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो जाता था, क्लियर है। पढ़ने लिखने में ये नहीं था लेकिन कुशाग्र बुद्धि इसके पास थी, योग भी था ये, और सेना में बड़ा निपुण हुआ करता था। समझ रहे हो ना, सेना में क्या हुआ करता था, निपुण था, बहादुर था लड़ने के प्रति। कौन, नाम है उसका हैदर अली। क्या नाम है, हैदर अली, क्लियर है। तो आप इतना समझ गए कि नंजा राम नाम का एक सेनापति और देवराज नाम का एक सेनापति, ये राजा चिक्का कृष्णराव के दरबार में रहते थे। राजा चिक्का राव जो कृष्णराव हैं वो आपको पता होना चाहिए मैसूर के उस समय के राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा कठपुतली के रूप में रहा करता था, शासन ये दोनों करते थे। बात करते हैं ऐसे ही शासन चल रहा था धीरे धीरे। बाद में हैदर अली का जन्म हुआ 1721 में, और हैदर अली आया तो हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन कुशाग्र बुद्धि वाला था और कट्टर था और लड़ने में निपुण था। समझ गए आप लोग हैदर अली के बारे में, इतना समझ गए, ठीक है। सबसे पहले हैदर अली ने क्या किया, इसने बात करते हैं 1755 की। कब की बात करते हैं, 1755 की। डिंडीगुल नाम की एक जगह पड़ती है, डिंडीगुल एक्चुअली में दक्षिण भारत में पड़ती है। तो डिंडीगुल में इसने सबसे पहले शस्त्रों का कारागार बनाया। शस्त्रों का क्या बनाया, कारागार। कारागार का मतलब होता है एक प्रकार से वहां पर जो शस्त्र होते हैं उसकी एक फैक्ट्री बनवाई इसने। किसने बनवाई, इसी हैदर अली ने। और फैक्ट्री बनवाने के लिए उसने फ्रांस के लोगों का साथ लिया, क्योंकि ये देखो भारत में अभी तक हथियार बनते नहीं थे, भारत में हथियार नहीं थे। विदेश से जो लोग आए हैं वो अपने साथ हथियार लेकर आए हैं। तो आपको बता दूं मैं, डिंडीगुल में हैदर अली ने 1755 की बात है, इसने क्या किया था, इसने शस्त्रों का एक मुख्यालय टाइप का बनाया इसने डिंडीगुल में, क्लियर है। बात 1755 की। ये फ्रांस की मदद से बनाया। देखिए खुद तो बनाने से रहा, इसने फ्रांस की मदद ली थी, क्लियर है। फ्रांस की इसने मदद ली। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस बात का पता अंग्रेजों को चल गया था कि अब धीरे धीरे ये जो मैसूर है इस पर हैदर अली का शासन हो गया है और ये शस्त्रों का काम कर रहा है। मतलब कल के दिन ऐसा दिन आएगा कि हमसे ही इसका युद्ध होगा, क्योंकि अंग्रेज आपको पता है 1757 के प्लासी के युद्ध में विजयी थे, ठीक है नहीं थे। फिर 1755 में ये भी देख रहे थे कि मैसूर भी एक स्वतंत्र राज्य है, तो मैसूर पर हैदर अली का कब्जा। मतलब उनको बंगाल भी जीतना है अंग्रेजों को, मैसूर भी जीतना है, हैदराबाद भी जीतना है, अवध भी जीतना है, और क्षेत्र तो वो जीत रही थे धीरे धीरे करके। अंग्रेजों ने देखो, अंग्रेजों की नीति सब जगह थी और अंग्रेज सब जगह देख रहे थे भारत में कि कौन कौन क्षेत्र स्वतंत्र है और कहां कहां पर अयोग्य राजा रह रहा है, मतलब कमजोर राजा रह रहा है। कमजोर राजा रहते हुए तुरंत अटैक कर देते थे कौन, अंग्रेज। आपको पता है, जरा देखो
बाद में जाकर क्या हुआ कि हैदर अली सबसे पहले सेना में भर्ती हुआ। काय में हुआ? सेना में। और वो सेना में भर्ती हो गया ना, तो सेना के अंदर निपुण था। क्या था वो? निपुण। बाद में जाकर मैं आपको बता दूं, 1755 के बाद की बात बता रहा हूं, 1755 के बाद की बात है कि हैदर अली ने सबसे पहले नंजा राम को परास्त किया और देवराज को परास्त किया। हैदर अली ने नंजा राम को परास्त किया और हैदर अली ने देवराज को परास्त किया। और परास्त करने के एवज में 1761 की बात बता रहा हूं, 1761 में अब गद्दी पर बैठ गया हैदर अली। तो हैदर अली ने अब स्थापना करी मैसूर की, सही रूप से। अब एक राजा बन गया हैदर अली, और ऐसा राजा बना स्वतंत्र रूप से। पहले हैदर अली के पहले उस जो मैसूर था, तो मैसूर का जो शासन चल रहा था वो एक सही ढंग से नहीं चल रहा था। कहने का मतलब इतना क्षेत्र आर्थिक संपन्न नहीं हुआ करता था। लेकिन हैदर अली जैसे ही 1761 में गद्दी पर बैठा, तो आपको पता है अब उसने सबसे पहले एक नीति अपनाई। नीति ये अपनाई कि अपने क्षेत्र में आर्थिक स्थिति जो कमजोर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि कहते हैं कि अगर कृषि ज्यादा होगी तो फिर उसकी जो आर्थिक आय होती है वो बढ़ेगी, और आर्थिक आय बढ़ेगी तो जनता परेशान नहीं रहेगी। समझ रहे हो? तो पहला इसका यही पॉइंट रहा हैदर अली की। आपको पता है 1761 में एक युद्ध हो गया था जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। और पानीपत का कौन से नंबर वाला? तीसरे नंबर वाला युद्ध है। 1761 में पानीपत का तीसरे नंबर का युद्ध हुआ था। यहां पर मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। मराठाओं की हार हो गई थी, और हार होने के एवज में आपको मैंने बताया था कि बाजीराव द्वितीय, जो कि राघोबा का पुत्र था, पेशवाओं में अंतिम राजा हुआ करता था, बाजीराव द्वितीय, आपको पता होना चाहिए, यहां पर इस हार को स्वीकार नहीं कर पाया था। बताया था मैंने। हाँ, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 1761 में जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में यहां पर मराठाओं की हार हो गई थी। और मराठाओं की हार होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि देखो बेटा, यहां पर मोहम्मद शाह अब्दाली जीत गया था, महमूद शाह अब्दाली जीत गया था। और जीतने के एवज में अब यहां पर आपको पता है धीरे 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 करके अंग्रेजों का शासन हो गया था। समझ में आया? अब जरा देखो, हैदर अली जैसे ही 1761 में मैसूर का राजा बना, तो राजा बनने के एवज में क्या हुआ, अब अंग्रेजों को लगने लगा कि अपन एक काम करते हैं, बंगाल को तो जीत ही गए, क्योंकि प्लासी का युद्ध जीत लिया, बोंडीवास का युद्ध जीत लिया, बेदरा का युद्ध जीत लिया अंग्रेजों ने, और फिर आपको पता होना चाहिए इधर पानीपत का युद्ध हो गया। अब उन्होंने सोचा अंग्रेजों ने कि मैसूर पे आक्रमण करते हैं। अब मैसूर पे आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों को कुछ ना कुछ तो क्लू चाहिए, अरे कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, कैसे करें इनके ऊपर आक्रमण। ठीक है, तो पता है आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों ने प्लान बनाया, और प्लान बनाने के एवज में उन्होंने पता है हैदर अली के ऊपर आरोप लगाए। हैदर अली के ऊपर ऐसे आरोप लगाए कि वो आप मैसूर की जनता को परेशान कर रहे हैं। किसने आरोप लगाए? अंग्रेजों ने लगाए कि आप मैसूर की जनता को परेशान कर रहे हैं। इसी परेशानी के एवज में क्या, इसी परेशानी के एवज में इन्हीं अंग्रेजों ने और हैदर अली के बीच में पहला युद्ध होता है। उस युद्ध को किसके नाम से जानते हैं? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में। यह युद्ध 1767 से 69 के बीच में चला था। 1767 से 1769 के बीच में चला था पहला युद्ध। क्लियर है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए अंग्रेजों ने जब हैदर अली के साथ युद्ध किया, उस युद्ध का नाम है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1767 से 1769 के बीच में। क्लियर है? इस युद्ध की मैं आपको बात बता रहा हूं कि हैदर अली ने सोचा कि अंग्रेज तो मुझे हरा देंगे, इसलिए हैदर अली ने पहले प्लानिंग बनाया, और प्लानिंग ये बनाई कि उसने मराठाओं को अपने साथ ले लिया।
क्या मराठाओं को अपने साथ ले लिया और निजामों को अपने साथ ले लिया। तो मराठाओं को और निजामों को अपने साथ ले लिया। इन दोनों को लेने के एवज में, अब बातें नहीं करो, इन दोनों को लेने के बाद क्या हुआ कि हैदर अली और मराठा और निजाम एक साइड हो गए। समझ में आया? मतलब हैदर अली और मराठा और निजाम एक साइड हो गए और अंग्रेज एक साइड हो गए। अब युद्ध हो गया। युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में चला। अंग्रेज अकेले पड़ गए और हैदर अली के साथ मराठा शामिल हो गए और निजाम शामिल हो गए। और आपको मैं बता दूं, जब ये पहला युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले हैदर अली और मराठाओं के बीच में भी लड़ाई हो गई थी। समझ रहे हो ना? ये मराठाओं ने मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था और मैसूर के ऊपर जब आक्रमण किया तो पता है हैदर अली ने इन मराठाओं को पहले परास्त कर दिया था और परास्त के बाद फिर आपस में इनके संबंध अच्छे हो गए थे। वो तो क्या हुआ कि पहला युद्ध चल रहा था अंग्रेजों के साथ में, हैदर अली के साथ में, तो यहाँ पर निजामों ने धोखाधड़ी कर दी। निजामों ने धोखाधड़ी कर दी। निजाम इस पार्टी को छोड़कर, होते हैं ना, इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में मिल गए। आजकल मिल जाते हैं, बहुत से लोग हैं आजकल भी वही नीति चल रही है। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। तो कहने का तात्पर्य निजामों ने यहां पर गद्दारी कर दी और गद्दारी करने के एवज में हैदर अली के साथ लड़ रहे थे पहले, यहां पर गद्दारी करी तो ये निजाम अंग्रेजों के साइड मिल गए और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए लग गए। अब सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ लालच दिया होगा। आजकल भी लालच चलता रहता है। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आप चले जाओ, फिर आपको मंत्री बना देते हैं डायरेक्ट। होता है ना, राजनीति में चलता रहता है बेटा, ऐसा और भी चलता रहता है। तो समझ में आया, ये पहला युद्ध हो रहा था और मराठा और निजामों के बीच में, मतलब पहले मराठा निजाम हैदर अली के साथ थे, बीच में आपको बता दूं निजाम गद्दारी कर गए, अंग्रेजों के साथ मिल गए। अब मजबूरन 1769 में मद्रास की संधि करना पड़ा और मद्रास की संधि के कारण ये पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। संधि में क्या क्या हुआ था अंग्रेजों के बीच में, हैदर अली के बीच में, वो संधि जरा इधर देख लो। मद्रास की संधि में क्या हुआ था, मतलब मद्रास की संधि के आधार पर पहला युद्ध समाप्त हो गया था। संधि कर ली थी। संधि में क्या था देखो जरा, जो संधि थी कहां की थी, मद्रास की। मद्रास की संधि में अंग्रेजों के साथ में, और आपको बता दूं हैदर अली के साथ में। ये प्रीलिम्स में मेंस के प्रश्न बनेंगे यहाँ से। अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देने के लिए जाओगे तो आपको ऐसी कहानी, प्रीलिम्स नहीं मेंस का पेपर देने के लिए जब भी आप जाओगे तो आपको ऐसी कहानी याद होना चाहिए। उसके क्या तर्क रहे थे, उसके क्या कारण रहे थे, उसके क्या लाभ रहे थे, उसके क्या उद्देश्य रहे थे, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। आप मेंस को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, बड़ी बात थोड़ी है। तैयारी करने के लिए आपको किसी चीज के बारे में उसकी पूरे पॉइंट बाय पॉइंट पता होना चाहिए। हुआ ये था मद्रास की संधि में कि आपको पता है, जरा देखो यहां पर जो संधि हुई तो हैदर अली ने अंग्रेजों के ऊपर आरोप लगाए। आरोप नंबर ये लगा कि जो क्षेत्र आपने जीते हैं, क्या जो क्षेत्र आपने जीते हैं उन क्षेत्रों को आपको छोड़ना पड़ेगा और जीते हुए क्षेत्रों को, अंग्रेजों से कहा, किसने, हैदर अली ने, कि आपने जो क्षेत्र जीते हैं उन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ेगा और छोड़ने के एवज में क्या करना पड़ेगा, छोड़ने के एवज में दूसरे नंबर की संधि उन्होंने ये की कि जितना भी इस युद्ध में खर्चा हुआ है उसका भुगतान आप करोगे, अंग्रेज करेंगे, और जो आपने क्षेत्र जीते हैं वो क्षेत्र आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी संधि क्या करी कि जितना भी इस युद्ध में पैसा खर्च हुआ है उसका हर्जाना अंग्रेज आप लोगों को देना पड़ेगा। उस समय 70 करोड़ रुपया हर्जाना हुआ था, 70 करोड़ रुपया, समझ रहे हो, 70 करोड़ दिया था अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेजों ने ये संधि करी ना, ये भी नाम मात्र की संधि करी थी। और तीसरे नंबर की संधि ये हुई थी कि भविष्य में अगर मेरे ऊपर
हैदर अली ने कहा अगर भविष्य में मेरे ऊपर किसी ने हमला किया तो आपको बचाने आना पड़ेगा। और यही अंग्रेजों के लिए कहा था कि अंग्रेजों के ऊपर अगर भविष्य में कोई हमला हुआ तो मैं बचाने के लिए आऊंगा आपको। ऐसी संधि हो गई थी दोनों में आपस में। ये 3 संधि हुई थी ये मद्रास की संधि में। पहली संधि क्या हुई थी कि जो आपने जो क्षेत्र जीते हैं वो छोड़ दो, एक दूसरे के छोड़ दो। और दूसरे नंबर की संधि ये हुई थी कि जो हरजाना मतलब इस युद्ध में जितना खर्चा हुआ है वो खर्चा अंग्रेज भरेंगे। और तीसरी संधि ये हुई थी कि भविष्य में अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा, जैसे हैदर अली के ऊपर किसी ने हमला किया तो बचाने अंग्रेज आएंगे, और अंग्रेजों के ऊपर अगर हमला हुआ तो बचाने के लिए हैदर अली आएगा। ऐसी संधि कर ली थी। और अंग्रेजों ने जब ऐसी संधि करी ना हैदर अली के बीच में, तो वो नाम मात्र के लिए करी थी कि नेक थोड़ा सा हैदर अली मान जाए। अंग्रेज बचपन क्या, जब से हिंदुस्तान में आए ना तब से ही उनकी नीति थी झूठ बोलना, एक दूसरे को लड़वाना। और आज तो दुष्टों ने हमको बाहर भी कर दिया, सेमीफाइनल में कर दिया कि नहीं कर दिया। सो वो वाली गुस्सा और भरी भर रही, समझ रहे हो ना। भारत और पाकिस्तान को तोड़ कर चले गए और वहां तोड़ दिया अभी सेमीफाइनल में, समझ रहे हो ना। ये दुष्ट है ना अंग्रेज। अब देखो जरा इसके बाद क्या हुआ भैया, संधि हो गई, नाम मात्र की हो गई। अब अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि पहले युद्ध में मराठा और निजामों को हैदर अली ने शामिल कर लिया था। एक काम करते हैं, निजामों को और मराठाओं को लालच देते हैं, और लालच वो नाम मात्र का देते हैं, लालच भी नाम मात्र का दे रहे थे। क्योंकि आप जजमेंट लगाओ, मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया लेकिन कठपुतली के रूप में बनाया। मीर जाफर को 1760 में हटा के मीर कासिम को बनाया, वो भी कठपुतली के तौर पर नाचता रहा। तो अंग्रेजों की एक नीति रही है शुरुआत से ही, वो किसी को पता है लालच दे देते थे, लेकिन आपको बता दूं कठपुतली के रूप में, समझ रहे हो ना, क्लियर। तो आपको पता है ये प्रथम युद्ध समाप्त हो गया है। कौन सी वाली संधि, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। कैसे कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कौन कौन लड़ रहे थे, बाद में किसने धोखाधड़ी करी और किसके साथ मिल गए, इस प्रकार से आपका बन जाना चाहिए पेपर में, ठीक है। तो मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 में। पेपर में आता है मद्रास की संधि कब हुई थी, तो 1769 बता देना, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए अंग्रेजों को तो बड़ा दुख लगा इस संधि में, क्योंकि तीनों जो आरोप थोपे गए वो अंग्रेजों के ऊपर थोपे गए। इसलिए अंग्रेजों को आ रही थी गुस्सा कि आगे देखेंगे तो तुझको, मतलब हैदर अली, देखते हैं आगे चल के, ठीक है। चलो अब इधर देखो, अब नेक्स्ट देखो जरा इधर। समझ गए। तो 1761 में मैसूर की स्थापना किसने करी, हैदर अली ने करी, ठीक है। अब आगे देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था दूसरा वाला युद्ध। अब जरा देखो, पहला युद्ध तो आपको समझ में आया, और पहला युद्ध समाप्त हो गया। कैसे कैसे समाप्त हो गया वो भी मैंने आपको बता दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, अब जरा सुनो। अंग्रेजों ने 1773 में फिर से हैदर अली से पंगा लिया, और पता है हैदर अली से पंगा लेने के लिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा कर लिया, माहे क्षेत्र को जीत लिया। और पता है जैसे कोई आदमी अगर किसी से ना बोले ना, तो पता है वो सामने वाला आदमी ऐसी हरकतें करेगा कि वो सामने वाले को फिर बोलना ही पड़ेगा कि आपने ऐसा काम क्यों किया, समझ रहे हो। तो यहां पर अंग्रेजों ने 1773 में माहे वाले क्षेत्र को जीत लिया, और माहे का जो क्षेत्र था वो पहले हैदर अली के कब्जे में आता था। अब हैदर अली को आ गया गुस्सा, यार ये तो गलत है, हम दोनों के बीच में संधि हो चुकी है और आप बार बार आक्रमण कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो 1773 में माहे क्षेत्र को जब जीता इन्होंने, अंग्रेजों ने, तो
तो यहाँ पर हैदर अली को इतना गुस्सा आया कि गुस्सा आने के एवज में बाद में जाके दूसरा वाला युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में। आपको बता दूं 1780 में एक सेनापति आया, लॉर्ड बार्न हेस्टिंग ने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था जॉर्ज बेली। क्या नाम था उसका? जॉर्ज बेली। अब जब जॉर्ज बेली आया लड़ने के लिए तो हैदर अली ने जॉर्ज बेली को हरा दिया। किसको हरा दिया? जॉर्ज बेली को। अब जॉर्ज बेली को हरा दिया, बाद में जाकर हराने के बाद, अब जरा सुनो देखो, बाद में हराने के बाद अब इतना भयंकर युद्ध हो जाता है अंग्रेजों के साथ में। और आपको पता है फिर अंग्रेजों ने बंबई से सेना बुलाई अपनी। कहां से सेना बुलाई? बंबई से, कि आ जाओ भैया अब आ जाओ। तो एक के बाद जो सेना आई ना बंबई से, तो इधर हैदर अली लड़ रहा है। अब जरा निजामों का और तुम इसका और देख लो मराठाओं का। आपको पता है द्वितीय वाले युद्ध में, सुन लो जरा, द्वितीय वाले युद्ध में इसी अंग्रेजों का साथ दिया था मराठाओं ने, और किसने दिया था? निजामों ने। यही सबसे बड़ी गलती हो गई थी हैदर अली से। अब की बार जो मराठा लड़े, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो निजाम लड़े वो इसी अंग्रेजों के साथ में लड़े थे, क्योंकि अंग्रेजों ने लालच दे रखा था, और लालच देने के एवज में अब पड़ गया हैदर अली अकेला। हैदर अली अकेला पड़ गया तो मैं आपको बता दूं 1982 की बात है। हैदर अली लड़ते 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 घायल हो गया, और घायल होने के एवज में उसका देहांत हो गया, मतलब मर गया हैदर अली। क्लियर? हैदर अली का देहांत हो गया 1782 की बात बता रहा हूं। हैदर अली का ही बेटा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जरा हम बात कर लेते हैं। 1782 का युद्ध है, उस युद्ध में हैदर अली का देहांत हो गया। अब क्या हुआ जरा टीपू सुल्तान के बारे में समझ लो। टीपू सुल्तान एक ऐसा योग्य राजा था, पढ़ा लिखा तो वो इतना भयंकर था कि उसको बता दूं ना मैं आपको, फारसी, अरबी, उर्दू, कन्नड़, भयंकर वाली भाषा आती थी, नहीं, फ्लुएंट, रफ एंड टफ, एक के बाद कोई ये जांच नहीं कर पाता था कि ये फारसी वाला व्यक्ति है, क्योंकि फारसी भी वो रफ एंड टफ बोलता था। अरबी, उर्दू, कन्नड़ भयंकर आती थी उसको, रफ एंड टफ वाली। क्लियर? कोई पहचान नहीं कर पाता था। बाद में जाकर टीपू सुल्तान ने सबसे पहले क्या किया था, जब उसका जन्म हो गया था तो उसने क्या किया कि वो भी सेना में भर्ती हो गया था। और सेना में भर्ती होने के बाद इतना निपुण था, पिता जैसा इतना निपुण था, लड़ने में भयंकर निपुण था। और अचानक से पिता का देहांत हो गया 82 में लड़ते लड़ते। लेकिन टीपू सुल्तान मैदान में उतर गया, उसने कहा युद्ध चालू रहेगा, बंद नहीं रहेगा, युद्ध चालू रहेगा। युद्ध चालू रहा, युद्ध चालू रहा। टीपू सुल्तान ने मुकाबला किया, और टीपू सुल्तान ने जब मुकाबला किया तो मुकाबला करने के बाद अब टीपू सुल्तान को लगा एक काम करते हैं, संधि कर लेते हैं। और संधि कर लेते हैं तो फिर यहां पर युद्ध समाप्त हो जाएगा। मैं अगली वाली जो स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मतलब तीसरा वाला युद्ध करूंगा इनसे आराम से निपट के। अभी अपन संधि कर लेते हैं, यही बात को खत्म कर लेते हैं। क्योंकि देखो अचानक से पिता का देहांत हो गया, अब फिर प्लानिंग नहीं बना पाते ना अपन। जैसे आपकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दे, मान के चलो आप एक अधिकारी हो, अचानक से ड्यूटी लगा दे तो आप एक उस क्षेत्र के पूरे मिजाज को नहीं समझ पाओगे। आप समझ रहे हो ना, कैसे यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे लोगों का कैसा व्यवहार है, कल्चर है, एनी वे, समझ रहे हो ना। एकदम अचानक से ड्यूटी लगने के बाद तो पता युद्ध में वो अचानक से कूद गया था। तो इस प्रकार से उसने संधि करी थी, मंगलौर की संधि। कौन सी? मंगलौर की संधि करी थी। तो मंगलौर की संधि में क्या हुआ था, अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में संधि में ये हुआ था कि जो जीता हुआ क्षेत्र है वो जीते हुए क्षेत्र को अपने अपने क्षेत्र को वापस कर दो, अपने अपने क्षेत्र को वापस कर दो, छोड़ दो। मतलब आपने जो क्षेत्र जीता उसको छोड़ दो, आपने जो क्षेत्र जीता उसको छोड़ दो। ये संधि हुई थी, कौन सी वाली? मंगलौर की संधि 1782 में। अब डेट याद कर लेना, मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1782 में। मंगलौर और बेंगलोर दोनों कर्नाटक में पड़ते हैं, समझ में आया? मंगलौर और बेंगलोर दोनों कहां पर पड़ते हैं?
कर्नाटक में 1782 में संधि हुई थी और इस संधि में आपको बताई दिया है कि दोनों क्षेत्र छोड़ दिए थे। अंग्रेजों ने छोड़ दिया था और किसने? टीपू सुल्तान ने। अब जरा देखो, देखो जरा, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, क्या नाम था उसका? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था वो आपको पता होना चाहिए। उसने एक बात बोली है, वो बात क्या बोली है? एक बात बोली है, लॉर्ड मैकार्टनी से एक बात कहा है। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। क्योंकि लॉर्ड मैकार्टनी ने मंगलोर की संधि की थी और संधि के एवज में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कहा था कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है रे, मुझे तो इस पर इतना भी विश्वास नहीं है कि इसने मैंगलोर की संधि कर ली तो अपने ये क्षेत्र को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। संधि करने के बाद भी नहीं बचा पाएगा। ये कौन कह रहा है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कह रहा है। किससे कह रहा है? तो ये कह रहा है, आपको बता दूं मैं, मैकार्टनी से कह रहा है। मैकार्टनी से बन जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैकार्टनी से किसने कहा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। कि आपने कैसी संधि कर ली? अरे तुम कैसे आदमी हो कि संधि करने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि तुम मैंगलोर को बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे, मतलब मैसूर को बचा पाओगे। आया समझ में? ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने बोल दिया था। चलिए, अब टीपू सुल्तान ने सबसे पहले क्या किया? श्रीरंगपट्टनम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने के बाद जैकोबिन क्लब की स्थापना करी। और जैकोबिन क्लब की स्थापना करने के बाद अब टीपू सुल्तान ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, अंग्रेजों को कैसे हराते हैं, इसके लिए निजाम और मराठाओं से संधि कर लेते हैं। देखो, दूसरे वाले युद्ध में निजाम और मराठा लड़े थे खुद हैदर अली से, लेकिन अब की बार टीपू सुल्तान ने प्लान बनाया कि अपन एक काम करते हैं, अब मराठाओं को अपनी साइड ले लेते हैं और निजामों को अपने साइड ले लेते हैं, फिर अपन युद्ध करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं?